हाय एवरीवन, TCH एडुसर्व के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय कुमार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारा पॉलिटी का सेशन चल रहा है और उस सेशन में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम उसके बाद ये डिस्कस कर रहे हैं DPSP जो हमारा आज का जो टॉपिक है DPSP। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को देखा था, लेकिन आज हम देखेंगे DPSP। सबसे पहले जानेंगे डीपीएसपी का अवधारणा कहां से आया और ये डीपीएसपी होते क्या है। कई बार एग्जाम में आपको यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और डियर ये बता दूं कि डीपीएसपी जो है ना, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, इसका हमारे संविधान में बहुत बड़ा रोल है। ये वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करता है, एक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। और कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट कैसा होना चाहिए, जहां सभी लोगों को पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, ये जस्टिस की बात करें। इसमें गांधीयन प्रिंसिपल की बात किया गया है, जो हमारे गांधी जी का जो सपना था उसकी बात किया गया है। क्या ये कोर्ट से इन्फोर्सिबल है या नहीं है, सारी बातों को इसके अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डीपीएसपी। परिचय आपको लिखा हुआ है। और डीपीएसपी क्या होता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हिंदी में इसको बोलेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है हम जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पृष्ठभूमि में देख रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी की अवधारणा का स्रोत स्पेनिश के संविधान से लिया गया है, जिसे आप आयरलैंड के भी जानते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आयरलैंड आ जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। स्पेनिश आयरलैंड दोनों याद रखना है। जहां से, ठीक है, आयरिश संविधान से आया, वहां से ये कंसेप्ट आया था, लिया गया था। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा संविधान है ये कार्बन कॉपी, जस्ट लाइक कार्बन कॉपी, यानी कि जैसे कार्बन एक साइड से हम लिखते हैं ना, दूसरे साइड प्रिंट हो जाता है, इस तरह से हमारा संविधान है। क्योंकि सारे चीज को हम अलग अलग कंट्री से बोरो किए। पार्लियामेंट्री सिस्टम लेना है तो चलो ब्रिटेन से ले लेते हैं, सिटीजनशिप लेना है चलो दूसरे कंट्री से लेते हैं, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेना है चलो अदर कंट्री से यानी कि जितने सारे प्रोविजंस हैं सारे अलग अलग कंट्री से हम लोग बोरो किए हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है, आयरलैंड बोलिए या स्पेनिश बोलिए, सेम बात है। डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश की संविधान से, ठीक है, अनुच्छेद 45 से आई है। और ये बोलती है कि एक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। और कल्याणकारी राज्य जैसे कि आपको पता है कैसा, जहां पे सारे जस्टिस, सारे लोगों को इक्वल जस्टिस की बात हो, सारे लोगों को राइट्स की बात हो, ये सारी बातों करते हैं। इसलिए संविधान के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन या एग्जाम की दृष्टि से डीपीएसपी जो है बहुत बड़ा रोल लेता है हमारे संविधान में, राइट। संविधानिक प्रावधान क्या है भारत के संविधान के, ठीक है, फोर है। फोर में अनुच्छेद 36 से 51 यानी कि आर्टिकल 36 टू 51 में आता है। और 36 से 51 फोर भाग में, जैसे हमने बैग में देखा था फंडामेंटल राइट्स को, वो थर्ड में आता है 12 से 35, लेकिन यहाँ 36 से 51 शुरू होता है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व इसमें शामिल है। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 कह रहा है निर्देशिक सिद्धांतों के कार्यों को बारे में अवधारणा देती है। देखिए 37 है। इससे पहले आपको बताया है कि कितनी आती है, 36 से 51। तो हम पहले देखते हैं 36 और 37 समझते हैं, फिर हम आगे, यानी कि 36 को पहले समझते हैं फिर हम आगे देखेंगे। 36 क्या है, जो आपने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। और ये राज्य जब बोलेंगे ना तो यूपी बिहार ना मत समझ जाना, बिहार मत समझ जाना, इसका इट मीन्स कि देश की बात करता है, कंट्री की बात करता है। संविधान में राज्य का शब्द देश के लिए यूज किया गया है। तो राज्य की परिभाषा के अंदर कह रहा है जितने सारे बोर्ड है, अगर हम बोलेंगे भारत सरकार हो, संसद हो, ठीक है, नगर पालिका हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, ओएनजीसी हो, जितने सारे हैं सब किसके अंदर काम करेंगे, राज्य के अंदर। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है आर्टिकल 12 में दिया गया, वही डेफिनेशन आर्टिकल 36 में भी दिया गया है, राइट। जो फंडामेंटल राइट में हमने पढ़ा था वही डेफिनेशन आर्टिकल 12 में भी दिया गया है। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशित करता है, कार्यों के बारे में अवगत करवाता है। यानी कि निर्देशित सिद्धांतों, जो सिद्धांत है
उसके कार्यों के बारे में अवगत करवाता है। ये 37 है क्या, इसको जानते हैं? 37 ये कह रहा है कि आप किसी, ठीक है, कानून के द्वारा आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, इन्फोर्सिबल ये नहीं है। यानी कि जैसे फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल है, और ये इन्फोर्सिबल होते क्या है, तो बात योग्य, यानी कि इन्फोर्सिबल। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलिएगा कि हमारा मौलिक अधिकार है, हमें इससे दिलवाइए, तो ये पूरी तरीका से सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी है कि वो आपको मौलिक अधिकार को वायलेशन होने से रोकेगी। लेकिन आप डीपीएसपी के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप, आई होप कि आपको समझ गया। और इसके साथ साथ ये नॉन जस्टिसेबल है। जैसे फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल है, इस तरह से ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हम पढ़े हैं और डीपीएसपी जो देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट जो देखे हैं, तो डीपीएसपी जो है गवर्नमेंट का ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटीज पब्लिक का ड्यूटी और डीपीएसपी गवर्नमेंट का ड्यूटी। और गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या, कि गवर्नमेंट जो है एक वेलफेयर स्टेट की एस्टेब्लिश करे। अगर नेताजी आपसे वादा करते हैं कि आप घर से निकलिएगा और आपके एयरपोर्ट आपके घर के सामने लगा देंगे, तो बहुत सारे वादे करते हैं ना, खेत में आपके टाइल्स लगवा देंगे, और जाइए आप सुप्रीम कोर्ट में बोलिएगा हमारे जो एमएलए थे बोले थे कि खेत में आपके टाइल्स लगवा देंगे, और घर से निकलिएगा एयरपोर्ट रहेगा, आप टेंशन लीजिए 5 स्टार होटल की तरह आपको अलॉट कर देंगे। ठीक है, लेकिन दिए नहीं, तो नेताजी जाके सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे कि हम तो चाह ही रहे थे, लेकिन स्टेट के पास फंड ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। इसलिए ये जो है नॉन जस्टिसेबल है। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 37। लेकिन ये संविधान का मूलभूत है, मौलिक, यानी कि मूल भी इसको बोलते हैं। मूलभूत क्या है कि संविधान के डीपीएसपी ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर करके चलेंगे, इसको संविधान जब बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो इसको हम लेके देखते हुए चलेंगे। ये आर्टिकल 37 आपका कहता है। ओके, कार्यों के बारे में अवगत करवाता है, यानी कि बताता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब आपको न्याय की बात करता है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस की आपको बात करती है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देख रहे हैं सिद्धांतों का वर्गीकरण। निर्देशिक सिद्धांत का सिद्धांतों का उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया है: समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। हम ये 3 टर्म जो है इसको समझते हैं। सोशलिस्ट, ठीक है, और गांधीवादी, गांधीयन प्रिंसिपल। इसके बाद है उदारवादी, लिबरल टाइप के। अब ये देखते हैं ये होते क्या है। तो सामाजिक यानी समाजवादी को, सोशलिज्म को ध्यान में रखते हुए हम इसका डेवलप किया गया है हमारे डीपीएसपी को। और समाजवादी व्यवस्था क्या है, कहां से लिए हम लोग? समाजवादी व्यवस्था जो है हम लोग यूएसएसआर से लिए हैं, यूएसएसआर के कंसेप्ट से आया है। अगर हम बात करेंगे समाजवादी व्यवस्था के, जैसे हम जानते हैं ना कैपिटलिस्ट पूंजीवादी व्यवस्था जो होता है, और पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका का है, क्योंकि वहां पे लोग बोलते हैं कि अगर किसी को अमीर बनना है ना तो अपने मेहनत से बनेगा। लेकिन यूएसएसआर, रूस में बोला जाता है कि अगर कोई अमीर बनना चाहता तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसके लिए वेलफेयर स्कीम लाए और तब जाके उसको डेवलपमेंट की रास्ता पे। राइट, उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत पे डिपेंड है। अब देखते हैं समाजवादी सिद्धांत में आधार पर निर्देशित पहला है अनुच्छेद 38। ओके, राज्य सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगी। राज्य जो है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है इसको, ठीक है, सुनिश्चित करेगी। स्थिति सुधार कराए, सुविधाओं तथा अवसरों यानी अपॉर्चुनिटी, असमानताओं, इनइक्वालिटी, ठीक है, असमानताओं को कम करने का, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित कर लोगों को कल्याण की बढ़ावा देने की प्रयास करेगी। किसी तरीका से लोगों को वेलफेयर की बात करती है कि सामाजिक, अगर हमारे सोसाइटी में हम लोग जानते हैं कितना हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है ना, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डाइवर्सिटी बोले तो हमारे कंट्री में ही है, जहाँ कदम कदम पे हमारा भाषा बदल जाता है, लैंग्वेज यानी कि बोले तो भाषा बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है। आप बिहार में हैं तो बिहार में चलेगा का हो का वाह, फिर आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए का भैया का हलवा, हरियाणा में चले जाइए तो कहेगा के दिक्कत है। तो कदम कदम पे देखते हैं, ठीक है, गुजरात में चले जाइए केम छो, तो हर जगह पे हमारा लैंग्वेज बदल रहा है, भाषा बदल रहा है। तो ये बोल रहा है कि उसको सुनिश्चित करे, राइट, करा समानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करने और कल्याण को बढ़ावा दे, यानी कि उसकी विकास की, उसकी डेवलपमेंट की ये बात करती है। ओके,
देखिए अनुच्छेद 39, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। जो 39 है कि कह रहा है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों, अब निम्नलिखित नीतियों क्या है? पहला, सभी नागरिकों के आजीविका और पर्याप्त साधन की अधिकार। आजीविका जो होता है लाइवलीहुड, जैसे जीवन यापन, आप इस देश में रह रहे हैं तो आपको जीवन यापन के लिए तो आपको ये संविधान या हमारे देश की गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, नहीं तो भूखे मर जाइएगा। ठीक है, तो मनरेगा स्कीम है ना, वहां से दिया जाता है ना आपको। अब जयराम जी करके स्कीम आया है, 125 दिन कर दिया, पहले 100 दिन था। तो ये स्कीम यानी कि गवर्नमेंट का ड्यूटी है। आप गरीब है ना, तो इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं है, ये याद रख लीजिए। ये देश की सिस्टम जिम्मेवार है, गवर्नमेंट जिम्मेवार है, सिर्फ हम नहीं, ये डीपीएसपी बोलती है। ओके, तो देखिए सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधन, जो भी हमारा संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है या लैंड हो, जो भी चीज हो, उस पर इक्वल सबका पार्टिसिपेशन, सबका भागीदारी उतना ही है। तभी तो हम लोग देखे थे लैंड रिफॉर्म आया था अनुसूची 9 में, जो कहा गया है, आप मेंशन देखे 12 अनुसूची में 9वां जो है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, किसी के पास 100 एकड़ है, किसी के पास रहने के लिए नहीं है, तो ये सुनिश्चित करेगा कि जिसके पास रहने के लिए नहीं है उसको रहने के लिए घर प्रोवाइड करवाया जाए, जमीन प्रोवाइड करवाया जाए। ये डीपीएसपी बोलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 41, सॉरी 40 पहले देख लेते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ना अभी, जिसमें देख रहे हैं, देखिए आइए इस पे समझ रहा है। समाजवादी सिद्धांत देख रहे थे, समाजवादी सिद्धांत को पहले देख लेते हैं, फिर गांधीवादी। तो वो जो 40 है, आर्टिकल 40 है, वो गांधीवादी के अंदर आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो पहले हम समाजवादी को देख लेते हैं, फिर देखेंगे। अब समाजवादी में एक है 41, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता या किसी भी सिचुएशन में आप हो, ठीक है, मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने, सार्वजनिक सहायता पाने की अधिकार सुरक्षित, यानी कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अगर आपका एज हो गया तो वृद्धा पेंशन मिलती है ना, विकलांग है उसके लिए आपको पेंशन मिलती है, या किसी तरीका से आपका प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या बीमारी में है, तो आपको ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आपको इस तरह से इग्नोर नहीं करता है कि चलो उसको छोड़ दे, हम जिसको अच्छा है उसको देखते नहीं। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको भी देखते हुए चलेगी, तभी हमारा कल्याणकारी एक राज्य एस्टेब्लिश होगा। आते हैं 42, राज्य काम के न्याय संगत। न्याय संगत क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। देखिए इनकंसिस्टेंट क्या कहता है, यानी कि न्याय संगत, यानी जस्टिसेबल की बात करता है, न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति को सुनिश्चित करने और मातृत्व, मैटरनिटी बेनिफिट की बात करता है, राहत के लिए प्रावधान करेगा। ये आपका आर्टिकल 42 में करा। राज्य जो है न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति को, ह्यूमनिटी को बढ़ावा देने के लिए और मैटरनिटी बेनिफिट जो है महिलाओं के लिए, इसको सुनिश्चित करता है। ये आपको कहां मेंशन किया गया है? आर्टिकल 42 में। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है 43, राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह, ठीक है, योग्य मजदूरी, उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 जो है कह रहा है कि सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी उचित वेज। हम जानते हैं ना हमारे देश में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना वेज का, और वुमेन्स में और मेल में, यानी कि बात करेंगे मेल और फीमेल में, तो यहाँ और ज़्यादा गैप देखने को मिलता है प्राइवेट सेक्टर में। और बहुत सारे स्टेट में ये बोला गया है कि मिनिमम वेज तो अपना रखिए। प्राइवेट सेक्टर वाले जैसे केरला की बात करेंगे तो वो 60 to 18,000 के बीच में, इस तरह से सारे स्टेट। नहीं तो कभी 5,000 पे 10,000 पे आपको जॉब करना पड़ता है, 6,000 पे जॉब करना पड़ता है। तो ये कह रहा है मिनिमम वेज जो है ये गवर्नमेंट जो है, ताकि सरकारी नौकरी में तो सबको इक्वल है, जो एक मिलेगा बहाली के दौरान उतना ही सबको मिलेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो डिस्पैरिटी है उसके लिए बात कर रहा है। कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर, एक अच्छा वे ऑफ लाइफ जीने का, आपका अच्छा वे ऑफ लाइफ की ये बात करती है। ओके, अब आते हैं 39 के ए, करा उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। जो उद्योग जो होता है प्रबंधन, श्रमिकों को जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री होता है उसमें पार्टिसिपेशन, उसमें भागीदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, राज्य जो है सुनिश्चित करेगा। नहीं तो देख रहे हैं रशियन रिवोल्यूशन, इतना बड़ा बड़ा जो रिवोल्यूशन हुआ था इंडस्ट्री में अपने राइट्स के लिए ही हुआ था, ठीक है, मजदूरों को राइट्स के, बोनस के, यही युद्ध से चला था, तो वो सुनिश्चित करेगी। एक और है समाजवादी में 47,
लोगों के लिए पोषण स्तर, जीवन स्तर ऊपर उठना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने की बात करती है। लोगों को पोषण यानी कि एक न्यूट्रिएंट, एक विटामिन युक्त बोल सकते हैं उसको, न्यूट्रिशन युक्त भोजन, उसके साथ साथ उसका जो स्वास्थ्य है इसको भी केयर करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इसीलिए तो लिक्विड बैन है, वाइन जो है बिहार में नहीं चलता है। अब आप बोलिएगा कि जहाँ आप कहीं वहां पे मिल जाएगा, मिलता है, आप करके देखिए, बुला के देखिए, और एक कॉल पुलिस वाला को भी लगा के देखिए। पहले जैसे तो पी के टल्ली नहीं होते थे ना थाने पे, थाने के सामने रोड पे इतना एक्सीडेंट होता था। वाइन जो है ना सबसे बड़ा बिहार को बर्बाद करने में योगदान दिया है। लेकिन जब से ये वाइन बंद हुआ है, लिक्विड जो बैन हुआ है, तब से बिहार में बहुत परिस्थिति क्राइम लेवल पे कंट्रोल आई है। डोमेस्टिक वायलेंस रुका है। कोई भी अपने वाइफ को या अपने घर में बच्चे को या एक कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम नहीं देता है बिना पिए हुए, वो नशे में ही ऐसा करता है। तो ये हमारे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा योगदान था। और इसके लिए हमारे जो नीतीश कुमार जी, आप तो पूर्व बोल सकते हैं मुख्यमंत्री या वर्तमान बोलेंगे वो आप जानते ही हैं, वो भी रहे हैं हमारे बिहार के लिए गुड गवर्नेंस में वाइन को बैन करके इसका बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं। अब इन फ्यूचर कैसे आते हैं सीएम, क्या उसका मैनेजमेंट होता है, क्या स्ट्रेटेजी होता है, क्योंकि बिहार सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम लोग सारे चीज़ में नीचे से टॉप करते हैं। समझ ही गए होंगे नीचे से टॉप कैसे करते हैं। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं यहाँ पे। शिक्षा यानी कि बोल सकते हैं गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, सबसे हम लोग भरे पड़े। एजुकेशन में, लिटरेसी में सबसे लो पे है, सब कुछ में नीचे से है। ऐसी सिचुएशन में एक हमें ऐसा सीएम चाहिए कि जो इस सबसे निकाले, पॉलिटिकली हमें ये सबसे सोल्यूशन दे, और एक डीपीएसपी जो है उसको फॉलो करे अच्छे से। आइए गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित कुछ आर्टिकल जो है उसको हम देखते हैं। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों और स्वशासन सेल्फ रूल की बात करता है के लिए इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। पुट्टी जो है, गांधी जी बोले थे कि असली जो भारत है ना गांवों में बसता है। अब ग्रास रूट लेवल का जब तक विकास नहीं होगा तब तक हमारा देश का विकास, डेवलपमेंट होना संभव नहीं है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात आपको आर्टिकल 40 जो है करती है, राइट। तो करा संगठित के लिए करने के लिए कदम उठाएगी, ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, उठाएगी। तो बेसिक लेवल से जो ग्रास रूट लेवल होता है विलेज पंचायत, तो इतना याद रखिएगा जो 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करती। 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग। कुटीर क्या होता है? उद्योग, MSME, MSME, ये कहता माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अब ये होता क्या है? जैसे जीएसटी आप जानते हैं, कब आया था जीएसटी? 2017 में जीएसटी। चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं, कमेंट में जाकर बताइए। आप लोग वीडियो देख के आगे चले जाते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट कीजिएगा तभी तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आपको टॉपिक पे, अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाऊंगा। बताइए कि जीएसटी जो है ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स? ठीक है, आप इसको जाकर कमेंट में इसको लिखिए किस तरह के टैक्स है। देखिए, तो जीएसटी आया जिससे सबसे बड़ा कुटीर उद्योग जो है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, जो छोटे छोटे जहां पापड़ बनते हैं, अगरबत्ती बनते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री जो बनते हैं, उसको सबसे ज्यादा ये इफेक्टिव किया। तो ये कुटीर उद्योग की बात करती है। अब एक गरीब जो है, वीकर सेक्शन है, बड़ा सा टाटा जैसे तो नहीं खड़ा कर सकता है कंपनी, छोटा ही कर सकता है ना, तो छोटे छोटे से बड़ा कर सकता है। जैसे आपको एक कहानी सुनाते हैं, हमारे बिहार में एक किसान चाची के नाम से जानी जाती है, राइट। और उसकी स्टोरी क्या है कि जब उसकी हस्बैंड की, उसके घर की सिचुएशन खराब हुआ तो वो साइकिल पर घर में अचार बनाकर बेचना शुरू कर दिया, और बेचते बेचते वो बहुत सारे महिलाओं को हायर करना शुरू कर दिया। और हायर करने के दौरान वो इतना उसका अचार जो है, अचार समझते हैं ना, आंवला का अचार, आम का अचार, मिर्ची का अचार, कटहल का अचार, ये सब जो अचार होता है, इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ, पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसका चला गया, फॉरेन यानी कि एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। तो आप स्टार्टअप तो कीजिए, मोदी जी के तो स्कीम है ही, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। स्किल से कुछ सीखिए, स्टार्टअप से कुछ कीजिए, स्टार्ट कीजिए, जॉब देने वाला बनिए, है ना, जॉब लेने वाला नहीं। चलिए, तो ये आपको 43 में बात करती है। आइए 43 के भी, सहकारी समितियों को स्वैच्छिक और गठन कर स्वतः कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशावरों को प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये 43 के बी में करा। सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन यानी कि खुद से गठन और स्वतः करा कामकाज, जो वर्किंग
जो है कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण, जो डेमोक्रेसी के रूल है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग लोकतांत्रिक और पेशावरों को, यानी कि जो प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं उसको प्रबंधन करने के, ठीक है, बढ़ावा देने की ये बात करती है। आइए 46 का अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों को, विशेषकर अनुसूचित जाति जिसे एससी बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी बोलते हैं, अन्य काम कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देगी। यानी कि 46 जो बोल रहा है कि जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन कौन है, एससी एसटी जो भी है, एससी एसटी, उसके वेलफेयर के लिए नए नए स्कीम्स लाएंगे, उसको निकालने के लिए, गरीबी से, शिक्षा अशिक्षा से, जो एजुकेशन से, इसे बाहर करने के लिए, ठीक है, अच्छे अच्छे स्टेप उठाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ एजुकेशन लेवल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, गरीबी इतना ज़्यादा है, बहुत सारे इसके प्रॉब्लम है। तो ये इसके लिए आपको ये कह रहा है कि 46 जो है राज्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए ऊपर ये काम करेगी, ये आपको आर्टिकल 46 जो है बताती है। 47 आते हैं, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगी और नशीले पेय कराएं तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन को बैन करेगी। यानी कि कह रहा है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए कदम उठाएगी, जैसे लिक्विड बैन है, और कोई भी ऐसा नशीली, जैसे आप देखते हैं उड़ता पंजाब चला था, ठीक है, उड़ता बिहार न बन जाए, के लिए नीतीश कुमार ने यहाँ पे दारू ही बैन कर दिया, बैन देखिए कर दिया, जिसके कारण तो ये नशीली पदार्थ हार्मफुल, जो आपको हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, दाने दाने में जो केसर की स्वाद है उससे आप दूरी बनाए, इसके लिए यहाँ पे बात कर रहा है 47। गांधी जी का सपना था नशा मुक्त हो भारत हमारा, क्या था, नशा मुक्त हो भारत हमारा, स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ मिशन जो है, सैनिटेशन मिशन, ये भी गांधी जी के ही सपना, सारी बातों को बात करती है। 48 है, गाय बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं को पर वध पर रोक लगाने, मवेशियों पालने की, उनकी नस्लों में सुधार करने की बात करता है। हम लोग जानते हैं मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड का टॉप नंबर पे आते हैं, कितना रैंक है हमारा, फर्स्ट रैंक है वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में। और 6 साल से कम के बच्चे को, 6 साल से कम एज के बच्चे हैं, के लिए सबसे बड़ा जो भोजन का सोर्स जो है जीने का, दूध ही है। तो इसमें बोल रहा है अगर दुधारू जानवर को आप मार दीजिएगा, जो ब्रीड है, जो नस्ल है, उसको खत्म कर दीजिएगा, तो फिर आने वाले कैसे, मतलब कि जो जनरेशन है वो खत्म हो जाएगा, तब फिर हमें दूध मिलना बंद हो जाएगा। फिर 6 साल के कम के बच्चे को क्या होगा, आई थिंक कि सबके घर में डेली वेज में बात करेंगे, डेली बाई डेली एवरी डे दूध की जरूरत होती ही है। तो इसलिए 48 जो है किसी तरह से दुधारू जानवर को मारने के लिए पूरी तरीका से ये प्रतिबंध करती है। नेक्स्ट है उदार बौद्धिक सिद्धांतों का आधारित निर्देश। देखिए अनुच्छेद 44 भारत के राज्य क्षेत्रों में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करना। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इसको जानते हैं, क्या है, इसको बोलते हैं यूसीसी। मोदी जी बोले थे इस बार 400 पार, जब 400 पार आएगा ना तो यूसीसी हम लागू कर देंगे। अब यूसीसी होता क्या है, सभी के लिए एक कानून, जैसे कोई मुस्लिम्स है तो सरिया नहीं लगाएगा, हिंदू है तो मैरिज एक्ट जो भी उसका है हिंदू कानून वो नहीं लगेगा, मिशनरी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, सबके लिए एक कानून होगा, एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, इसके लिए यूसीसी की जरूरत होगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान की बात करता है, यूसीसी की बात करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितने आर्टिकल जो है यूसीसी की बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो याद रखना आर्टिकल 44। नेक्स्ट अनुच्छेद 45 सभी बच्चों के 6 वर्ष की आयु पूरी करने के प्रारंभिक करा बाल व्यवस्था, ठीक है, बाल व्यवस्था देखभाल शिक्षा प्रदान करना। 6 साल से जो छोटे छोटे जो बुआ होते हैं ना, जो थाली बजाते हुए जाते हैं आंगनबाड़ी सेंटर में, उसके न्यूट्रिशन युक्त उसको भोजन कराना, उसके शिक्षा को ध्यान रखना। अब हमारे आर्मी में जो जाते हैं, अगर सपोज डेट हमारे यहाँ पे कुपोषण के शिकार बच्चा हो जाए, 37% जो है हमारे देश में कुपोषण स्टंटिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ठीक है, छोटा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, इसको बोलते हैं स्टंटिंग, ठीक है, वो स्टंट मत समझ लीजिएगा। तो ये कुपोषण की शिकार ना हो जाए, इसलिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था किया गया, जहाँ पे बोलता है ना कि बाबू आज क्या खाया है, तो छोले चावल, कल क्या खाओगे, अंडा चावल। तो इस परिस्थिति को बोल रहा है कि देखने की आपको बात करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, सही है, 45। नेक्स्ट है 48 का हो गया, राइट है, 48 के ए देख लीजिए, देखिए 48 के करा है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पे संगठित करने की। 48 के देखिए पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने, देश के वनों वन्य जीव की रक्षा करने की आपको
बात करती है। यानी कि जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जो डिफोरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने की बात का है 48 के, कि किसी तरीका से प्लांटेशन बढ़ाए, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर अच्छे से काम किया जाए, पेड़ों की कटाई को रोका जाए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इतने सारे एकड़ों में, अभी देख रहे थे हैदराबाद वाला केस, हैदराबाद का केस आया था, ठीक है, IT पार्क के नाम से कर रहा था, वो तो सुप्रीम कोर्ट आ गया, लोग इतना अवेयर हुए तो बंद हो गया, नहीं तो अभी तक तो IT पार्क में बन ही गया रहता हजारों जीव जंतु। तो ये 48 बोलता है। 49 देख लेते हैं। राज्य कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व को प्रत्येक स्मारक को स्थान यानी कि रक्षा करेगी। जो हमारा नेशनल हेरिटेज है, विरासत है, उसको राज्य जो है यानी कि प्रोटेक्शन करेगी। ये कितने आर्टिकल के? 49 के तहत। लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, खजुराहो की टेम्पल, इसको प्रोटेक्ट करने की बात करती है। नहीं तो लाल की क्या बोलते, ताजमहल को कब लाल किला बना देगा यहाँ के लोग, पब्लिक पता ही नहीं चलेगा, दाने दाने की केसर की स्वाद से थूक के, है ना। इसके लिए नेशनल स्मारक जो है, हेरिटेज जो, उसके विरासत को बचाने के लिए बात करते हैं। 50 है सेपरेट, यानी कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को, दोनों को काम को सेपरेट की बात करती है। पता चले कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका की काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट तो बैन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे ताला लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सुप्रीम कोर्ट पे ताला लगा देंगे। तो इसके लिए बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे ताला ना लगे, इसके लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की काम अलग है। यूपी में देखते हैं ना बाबा क्या कर रहे हैं, इनकाउंटर, ठीक है, विकास दुबे की, ऐसे बहुत सारे अतीक मोहम्मद की। लेकिन ये गलत है। इस बेस पे हम जानते हैं कि अगर हमारे सोसाइटी में उस तरह के कोई भी व्यक्ति है तो उसको कोर्ट में पहले जाना, कोर्ट के द्वारा उसको सजा मिलेगा, कोर्ट की तरह सजा देना चाहिए। लेकिन हम लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, खो देते हैं कि कोर्ट से छूट जाता है ना, तारीख पे तारीख मिलते मिलते वो बाहर निकल जाता है, इसलिए। लेकिन ये गलत है। तो ये आपको दोनों को काम को, एग्जीक्यूटिव और ले यानी कि जुडिशियरी की काम को बांटती है। 51 है, यह घोषणा करता है कि राज्य, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को स्थापित करेगा। यानी कि ये घोषणा करता है कि इंटरनेशनल रिलेशन, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो भी गवर्नमेंट हमारे देश के है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो इंटरनेशनल रिलेशन को क्या करेगी? अच्छा करेगी। हमारे जो पड़ोसी है, नेबर कंट्री है, उसके साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, अच्छा संबंध रहेगा। ये बात करती है आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग। आई होप कि बीपीएसपी का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से हमारे पॉलिटी के सेशन चल रहा है, उससे आप जुड़िए जितना ज़्यादा से ज़्यादा, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। एक सेशन में हमने डीपीएसपी को कवर किया अच्छी तरीके से। चलिए मिलते हैं ये और टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।